हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सुपर 50 क्वेश्चन, जिसमें आपकी कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। इसमें हमारा जो CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉडल टेस्ट पेपर और जो भी हमारा पिछला कंटेंट है, जहाँ जहाँ पर MCQ हुआ करते थे, आने के चांसेस, जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कवर है इन टोटल 50 क्वेश्चंस में। ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही अफोर्ड प्राइस पे हाई क्वालिटी CA एंट्री की क्लासेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर एज पर द CMA इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1, अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल। अब देखिए, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, आपको पता है क्या होती है, एज एन इनकम होती है। तो उसको अंडर स्टेटमेंट करने से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर स्टेट करने से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पहला नहीं है ओवरस्टेट करंट एसेट्स, नहीं है अंडर स्टेट नेट इनकम, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, इनकम कम शो कर दी हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कम शो करने से, इनकम कम हुई, प्रॉफिट कम हो गया। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है जी। अब सेल इज इक्वल टू क्या होता है, सेल जो होती है हमारी, क्या प्लस क्या होती है। अब सेल को हम, सेल का देखा जाए तो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, सेल इज इक्वल टू, या जीपी आप कह सकते हो, है ना। जीपी जो होता है वो क्या होता है, सेल माइनस COGS। ठीक है, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस COGS। तो आप उल्टा कर सकते हो, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट आप कर सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो हम एडवांस लेते हैं, वो देखा जाए वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है ना। करंट लाइबिलिटी होती है। डेबिटेड टू द P&L नहीं, क्रेडिटेड टू द P&L नहीं, शोन इन द बैलेंस शीट एसेट। एसेट थोड़ी ना एडवांस हमने लिए हैं किसी से, तो वो पैसे हमने देखा जाए देने हैं किसी को, तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, शोन इन द लाइबिलिटी साइड। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं, जी हाँ। प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क ओवरहेड भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। तो ये सारे एक्चुअली में इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर फोर्थ का भी डी हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट, है ना। जिसके लिए हमने स्पेशल एफर्ट्स नहीं करी, स्पेशली उसके लिए हमने इनपुट अलग से नहीं डाला, लेबर नहीं लगाई। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। ये हम चैप्टर में कोस्ट में पढ़ेंगे। सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिट टू द। अब यहाँ पर हम लोग क्रेडिट कहाँ पे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कैपिटल, ओवरहेड्स और ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है ना बाय प्रोडक्ट। ठीक है। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो गया ए। सिक्स्थ पे बात करते हैं नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या शो करता है जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इट फैसिलिटेट रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद द कॉस्ट रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द थ्री। बिल्कुल जी। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी शो करता है फिनिश प्रोडक्ट की, बिल्कुल। फैक्ट्री कॉस्ट की भी, फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिटेल बताता ही है, फैक्ट्री कॉस्ट भी बताता ही है। और इट फैसिलिटेट, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की मदद से हम कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स का कंपैरिजन कर पाते हैं। तो छवें का आंसर हमारा क्या हो गया जी, डी आंसर हो गया। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें मैन्युफैक्चरिंग
जो फिनिश गुड्स बने हैं उनकी कॉस्ट भी पता लग जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट भी पता लग जाती है, और फाइनेंशियल और कॉस्ट बुक्स में कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है। चलिए, फॉलोइंग अकाउंट्स हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस। अब इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा। लोन अकाउंट का जी हाँ क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। परचेज अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इनका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है सिर्फ लोन अकाउंट का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर इक्विटी, दैट इज ऑल दोज अमाउंट विच आर एंटाइटल्ड टू प्रोप्राइटर। कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटर्स इक्विटी को रिप्रेजेंट करती हैं? एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है। डिवेंचर ये भी आउटसाइडर एक्सटर्नल का ही पार्ट है। तीसरा इंटरनल, जी हाँ इंटरनल जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रोप्राइट कैपिटल हो गया, लोन फ्रॉम अपना प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है। कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट खड़ा है कैपिटल को, तो वो सारी एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस है, वो सारा प्रोप्राइटर इक्विटी का पार्ट हो जाता है। अब कहते हैं डेबिट अकाउंट, डेबिट टू एन अकाउंट में, अब डेबिट में जो चीज़ें होंगी उससे क्या हो सकता है? इंक्रीज एक्सपेंस, डिक्रीज एसेट। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यस। एसेट डिक्रीज होती है तो, एसेट जब डिक्रीज होती है तो एसेट क्या होती है? क्रेडिट। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, क्रेडिट हो गई। मशीनरी फिक्स एसेट बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्रेडिट हुई है। तो इसका मतलब है जब एसेट डिक्रीज होती है तो डेबिट थोड़ी ना होती है, क्रेडिट होती है। उसके बाद इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसका मतलब है ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ ए ही है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जी। प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या होता है जी? इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा होता है एक्सपेंसेस, और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्री पेमेंट मतलब प्रीपेड, प्री पेड इंश्योरेंस जो है वो अपीयर इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक है जी। और इन द इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली एज, कहते हैं बैलेंस शीट में और इंश्योरेंस अकाउंट में क्या होगा? वो एज ए लाइबिलिटी होगा, जी नहीं। डेबिट बैलेंस एज एन एसेट होगा, हाँ एसेट तो होता ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको पता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या है? करंट एसेट है, राइट, करंट एसेट है। तो वो क्या है? एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर, एक चीज़ सही है, दोनों में बी या ई सी आंसर है, ए तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई दूसरा इंश्योरेंस अकाउंट में क्या होगा। अब इंश्योरेंस अकाउंट में यहाँ पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों में से एक आंसर है। अब डेबिट होगा मतलब इंश्योरेंस अकाउंट का खर्चा बढ़ रहा है, अब क्रेडिट का मतलब क्या है? इंश्योरेंस अकाउंट का खर्चा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कम ही हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इस साल का खर्चा कम है बट पेमेंट ज़्यादा कर रखी है, तो इसलिए क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। सो राइट आंसर इज सी, ठीक है जी। तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी है, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट होगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस सॉरी, एक तो एसेट साइड आ जाएगा, दूसरा इंश्योरेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड बाय द सोल प्रोप्राइटर। इनकम टैक्स जब आपको पता है हम जो प्रोप्राइटर पे करता है तो वो क्या मानी जाती है? ड्राइंग, तो उसकी एंट्री होती है ड्राइंग टू कैश या बैंक, ठीक है। तो अब हम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में तो आता ही नहीं। डेबिट साइड द पी एंड एल, नहीं मैंने आपको बताया खर्चा नहीं, ये ड्राइंग है। एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल सही है। एडिशन नहीं होती,
ठीक है, सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, उसके बाद जीपी। जीपी जो है वो किस चीज़ का डिफरेंस है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस किस चीज़ का है? सेल एंड परचेज? नहीं। सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल? सेल एंड टोटल एक्सपेंसेस? किस चीज़ का है? अब देखिए, सेल एंड टोटल एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, है ना? नेट प्रॉफिट होगा। अब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, या फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जीपी होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर सब्जेक्ट टू ए कैश डिस्काउंट। पेमेंट करिए क्रेडिटर को कैश डिस्काउंट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? एक तो आपको पता है जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं कैश डिस्काउंट पे, उसकी एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 100 रुपये है, 2 रुपये डिस्काउंट है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 100 रुपये, टू कैश या बैंक 98, टू डिस्काउंट 2 रुपये। ठीक है, यही होगा ना? ठीक है, तो इसका मतलब है एक तो 100 रुपये के क्रेडिटर कम हो गए, 98 का कैश कम हो गया, 2 रुपये की इनकम आ गई। रिड्यूस ए लाइबिलिटी, जी हाँ। रिड्यूस एन एसेट, ठीक है। ऐड टू द एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस थोड़ी ना हुई है, ये तो इनकम हो गई 2 रुपये हमारी, तो इसका मतलब है ये तो गलत है। रिड्यूस ए लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। ऐड टू द एसेट, एसेट ऐड हो रही है कोई, एसेट तो माइनस हो रही है, तो ये भी गलत है। रिड्यूस एन एसेट, बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है, कैश माइनस हो रहा है। रिड्यूस ए लाइबिलिटी, ये भी ठीक है। ऐड टू द रेवेन्यू, परफेक्ट, तीनों पॉइंट ठीक है। तो ये आपके सामने ही एक्चुअली में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसी के ऊपर ही आ रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है ना, उसी के ऊपर ही आ रहे हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम, वी शुड। अब हमें देखिए कस्टमर ने रिटर्न करी है, ठीक है, जो हमने रिटर्न जो है ऑलरेडी उसे चार्ज कर दी, मतलब सेल रिकॉर्ड कर दी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है यार? सेल रिटर्न की, सेल की एंट्री होती है डेटर टू सेल, डेटर टू सेल। और सेल रिटर्न की क्या होती है? सेल रिटर्न टू डेटर, मतलब क्रेडिट कर देते हैं हम, है ना? हमें क्या करना चाहिए? कस्टमर को वी शुड डेबिट हिज अकाउंट, नहीं, डेबिट तो सेल के टाइम पे करते हैं, सेल रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल किस चीज़ का डिफरेंस है? ये हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में कितनी बारी पढ़ रखा है ना? कैपिटल या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है जी, तो किसका डिफरेंस है? एसेट, यही मैंने बोला ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना? तो इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है, एसेट अगर 100 रुपये है, कैपिटल 65 है, तो कैपिटल हमारी हो गई 35 हो गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 पे। कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ, कैपिटल जो है वो सोल ट्रेडर की, मतलब प्रोप्राइटर की, किस तरीके से चेंज होती है? क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक। अब क्रेडिटर ने पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट करी हमने, इससे क्या हो गया? एक तो क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो गई, कैश भी कम हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल तो चेंज हुआ ही नहीं, पहला गलत। रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, रॉ मटेरियल परचेज किया, इधर से स्टॉक एसेट साइड इंक्रीज हो गया, इधर से आपके क्रेडिटर बढ़ गए, इधर से एसेट बढ़ गई, इधर से लाइबिलिटी बढ़ गई, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ कैपिटल का। ओके सर। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, वेजेस क्या होता है? एक्सपेंसेस। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जो एक्सपेंसेस क्या, एक तो कैश पे किया, करंट एसेट कम हो गई, दूसरी तरफ से प्रॉफिट माइनस कर देंगे आउट ऑफ कैपिटल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट आते डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कहते हैं
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने, डाउटफुल डेट्स हमने डिक्रीज किया। अब इससे क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है कि हमारा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट कम करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा, क्योंकि हमने लॉस, जब हमारा कम हो गया, लॉस कम हो गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिकल अब शुरू हो जाएंगे इसके साथ साथ। कंपनी अर्न करना चाहती है प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट मेकअप ऑन कोस्ट। ठीक है जी, तो कोस्ट पे कितना होगा? विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 20%। ठीक है, तो ऑन कोस्ट पे कितना होगा? अगर आपको पता है हम प्रॉफिट ऑन सेल है, तो लेट अगर करें सेल 100 माइनस करें प्रॉफिट कितना? 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये हो गई कोस्ट 80 रुपये। ठीक, अब प्रॉफिट ऑन कोस्ट देखना चाहते हैं हम, प्रॉफिट ऑन कोस्ट, तो परसेंटेज ऑन कोस्ट, प्रॉफिट कितना है? 20 रुपये। ऑन कोस्ट है तो कोस्ट नीचे आ जाएगी इंटू 100, तो ये कितने परसेंट हो गया जी? 1/4 हो गया। 1/4 मतलब 25%। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है तो 25% ऑन कोस्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज बी। चलिए आगे चलते हैं। 19, सेल 2000 रुपये है, रेट ऑफ जीपी ऑन कोस्ट, ऑन कोस्ट कितना है? 25%। ठीक है, देन द COGS विल बी। अब देखिए, प्रॉफिट ऑन कोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया हुआ है, जिस पे भी प्रॉफिट होता है उसी को लेट कर लो 100। अब यहाँ पर प्रॉफिट किस पे है? ऑन कोस्ट पे, तो लेट कोस्ट 100, और कितना प्रॉफिट बोला हुआ है? 25% ऑन कोस्ट, तो इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट 25% ऑन कोस्ट, 100 का 25%, 25 हो गया, तो ये आ गई हमारी सेल कितनी? 125। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? ध्यान से देखिए इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, 2000 रुपये सेल दी हुई है। ठीक है, हमें चाहिए क्या? COGS चाहिए। तो ये हमारा 2000 रुपये क्या दिया हुआ है? सेल। सेल अपने आप में कितने परसेंट है? ये परसेंटेज दी हुई थी ना हमने। सेल अपने आप में कितने परसेंट है? 125%। चाहिए क्या हमें? कोस्ट। कोस्ट कितनी है? 100%। तो चलिए ये हमारा आ गया आंसर, 2000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 1600 हमारा आंसर आ गया। 1600 ठीक है जी, दैट इज सी आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरीके से निकलेगा, सॉल्व होगा क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे दोनों ही, 18th भी और 19th। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं 20 पे। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है जी, कितनी है? ये हमारी है 10 लाख रुपए है। ठीक है, और सेल इंक्लूड गुड्स सोल्ड टू द ए फॉर ₹50,000 एट ए प्रॉफिट 20% ऑन कोस्ट। सच गुड्स आर लाइंग इन द गोडाउन एट द बायर रिस्क। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर सच गुड्स शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ। अब आपको पता है, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ रखा है लॉ में,
उसमें वहाँ पर आपको याद होगा जब रिस्क एंड रिवॉर्ड इफ रिटेन विद द ऑनरशिप है और सेलर है, बट एट द बायर इंटेंशन, तो वो सेल मानी जाती है, वो सेल मानी जाती है। तो यहाँ पर बेशक ऑन पोजेशन जो है सेलर के पास है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके साथ है, बायर के साथ है। तो देखा जाए सेल हो चुकी है, तो इसका मतलब है हम उसको सेल रिकॉग्नाइज कर देंगे। सेल्स कितनी है, 4 लाख, COGS है 390, एक्सपेंसेस है 60,000। अब आपको पता है GP क्या होता है, सेल माइनस COGS। सेल कितनी है, 4 लाख, COGS कितना है, 3 लाख 1,000 10,000, तो डिफरेंस हो गया हमारा 90,000 इज द GP, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन आपको पता है कोई भी है उसकी नेचर क्या होती है, पर्सनल होती है जी। प्रोविजन की जो नेचर होती है वो क्या होती है, पर्सनल अकाउंट होती है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी, सॉरी 23 रह गया था। एट द एंड ऑफ द ईयर 2017-18 प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 7,500, अपेड इन द ट्रायल बैलेंस। अब आपको याद होगा जो आइटम ट्रायल बैलेंस में आती है वो या तो फिर ट्रेडिंग में आएगी या P&L में या बैलेंस शीट में। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब है ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये ऑलरेडी इंश्योरेंस में से एडजस्ट हो चुका है, इसलिए ये डायरेक्टली कहाँ पर आएगा, एसेट साइड आएगा। ठीक है, ओनली इन द बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है जी। कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी कहाँ पर आती है हमारी, एज ए फुट नोट आती है आफ्टर बैलेंस शीट। ठीक है, एज ए फुट नोट इन द बैलेंस शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको याद हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके नोट्स जो अकाउंट जो होते हैं, ठीक है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। ट्रेडिंग है जी हाँ, P&L है हाँ जी है, बैलेंस शीट है हाँ जी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है जी हाँ। तो कौन सा नहीं है, ट्रायल बैलेंस, ये तो बुक कीपिंग का पार्ट होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सेल। ठीक है जी। तो जो सेल है वो रिकॉर्ड कहाँ पर होती है, बुक्स में। आपको पता है आफ्टर डिडक्टिंग सेल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होती है। हम जो बुक्स में सेल रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद होती है ना, दैट इज नेट सेल इनवाइस। डेट विच आर नॉट बैड, अब देखो ना, डेटर तो दो तरीके के होते हैं, एक गुड डेटर, एक बैड डेटर। गुड डेटर कौन से हैं, जिन्होंने हमें पैसे दे दिए वो अच्छे वाले लोग हो गए, जिन्होंने नहीं दिए वो बैड डेटर हो गए। तो जिन्होंने विच आर नॉट बैड क्या हो गए, गुड डेटर हो गए, है ना। डाउटफुल जो हो गए, अभी पता ही नहीं है अभी देंगे या नहीं देंगे। सॉरी ये रिपीट हो गया, कंटिजेंट लाइबिलिटी कहाँ पर आएगा, एज ए नोट इन द बैलेंस शीट, फुट नोट इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर पे, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड की क्या एंट्री होती थी, अगर आपको याद हो। बैड डेट रिकवर की हमारी सिंपल जनरल एंट्री हुआ करती थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, है ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट टू द बैड डेट, जी नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्रेडिट टू द डेटर पर्सनल अकाउंट, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। क्रेडिट टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ से आ गया भाई, क्रेडिट टू द बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, जी हाँ, डी आंसर आने वाला है, इसका ऑप्शन आने वाला है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अकाउंट्स चार्जेस द COGS एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगेंस्ट द सेल्स रेवेन्यू टू डिटरमाइन द ग्रोस ऑपरेटिंग रिजल्ट, ग्रोस ऑपरेटिंग रिजल्ट।
उसको हम क्या बोलते हैं जी, हम COGS और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग में, P&L में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसीट एंड पेमेंट में। रिसीट एंड पेमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बचा क्या? ट्रेडिंग, P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें डायरेक्ट और सब कुछ सारे खर्चे प्रॉफिट वगैरह आ जाते हैं, उसका नेट करके बैलेंस आ जाता है, तो ये भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में अटरम पटरम सब खर्चे लॉस वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी नहीं है। तो ट्रेडिंग ही है ना जिसमें, जहाँ आपको याद होगा सेल माइनस COGS GP आया करता है। सो राइट आंसर इज ए। ठीक है जी, चलिए। अमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश इज और आर रेफर टू एज पीरियड स्टेटमेंट। पीरियड स्टेटमेंट। अब आपको पता है जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट जो होती है वो पर्टिकुलर डेट को होती है, 31 मार्च। और जो P&L होता है, ट्रेडिंग P&L होता है, वो फॉर द ईयर होता है। फॉर द ईयर, पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है ना, रेफर्स टू ए पीरियड स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग P&L, है ना। दैट इज सी आंसर हमारा हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो ये होता है हमारा पीरियड स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ट्रेडिंग और P&L। और बैलेंस शीट होती है पर्टिकुलर डेट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ड्राफ्टेड यूजिंग द, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हमारी, वो कहते हैं ड्राफ्ट की जाती है यूजिंग द ट्रांसेक्शंस, इवेंट्स, लेजर बैलेंस, नन ऑफ द अबव। अब देखिए हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा है विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट वाला। विदाउट एडजस्टमेंट में क्या होता था, जो भी ट्रायल बैलेंस में बैलेंस है उसका, एक्चुअली में ट्रायल बैलेंस कहाँ से आया? जो लेजर का बैलेंस होता था, डेबिट या क्रेडिट, वो पोस्ट होता था लेजर में और ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस की हम पोस्टिंग करते थे यहाँ पर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बन रही है, ड्राफ्ट हो रही है, किससे हो रही है? लेजर के बैलेंसेस से हो रही है ना, लेजर के बैलेंसेस से हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, अब वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर है बट फिर भी चलो आ गया क्वेश्चन। ये कहाँ पर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, अब ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही आएंगे, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 1,25,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। इस बार नॉर्मली क्या होता है, क्लोजिंग ज़्यादा होती है ओपनिंग से, इस बार क्या है, उन्होंने उल्टा बोल दिया, क्लोजिंग कम है, उल्टा, ज़्यादा की बजाय कम है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ठीक। अब एवरेज कितना है? 1,25,000। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग को हम OP नाम दे देते हैं, प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग माइनस 10,000, ठीक है जी। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 हो गया, इज इक्वल टू 2 ओपनिंग स्टॉक माइनस 10,000, ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो गया, 2,40,000 रह गया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 2,40,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1,20,000, ठीक है जी। तो पूछा क्या है इन्होंने? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? ओपनिंग से 10,000 कम, तो कितना हो गया? 1,00,000। हमारा 10,000 होना चाहिए। 1 सेकेंड। नहीं सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हमारी यहाँ पर। हाँ, ये 2,50,000 इज इक्वल टू 2 ओपनिंग स्टॉक माइनस 10,000 ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा? 250 प्लस 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बन गया? 260 बन गया, ठीक है। और ये हमारा आ गया 1,30,000। ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया कितना? ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया 1,30,000। और क्लोजिंग कितना आ जाएगा? क्लोजिंग इससे 10,000 कम आ जाएगा, दैट इज़ 1,20,000 आ जाएगा।
ठीक है जी, ये एक्चुअली में रेशियो का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट में आया हुआ है हमारे। ठीक है, 31 मई 2017 को डेटर और एडिशनल बैड डेट, यहाँ पर हमारे पास डेटर कितने हैं, 8 लाख रुपीज़ के। ठीक है, डेटर हमारे पास 8 लाख के हैं और एडिशनल बैड डेट कितने के हैं, 10,000 के। प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनानी है हमें 5% ऑन डेटर। अब आपको पता है जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनती है वो डेटर माइनस फर्दर बैड डेट जो होते हैं, मतलब जो एडजस्टमेंट में डेटर बैड डेट हुए दिए होते थे आपको, उसको हम फर्दर बैड डेट या फिर एडिशनल बैड डेट का नाम दे देते थे। तो यहाँ पर माइनस बैड डेट्स कितने, 10,000। तो ये हो गया हमारा 7,90,000। इसके ऊपर हमारी प्रोविज़न बन जाएगी कितनी, 5%। 7,90,000 का 5%, 39,500। आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं 36। हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 2017 को। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 4,10,000। इसको चलिए हम अकाउंट के फॉर्मेट में बना देते हैं, आपको अकाउंट्स भी याद आ जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4,10,000। ठीक है जी, टू बैलेंस कैरी डाउन पता नहीं है हमें। ड्राइंग्स कहाँ पे आती है हमारी, डेबिट से। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, अगर कैपिटल अकाउंट में देखें तो कैपिटल अकाउंट टू कैश या ड्राइंग्स टू कैश, फिर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, कितनी, 40,000। प्रॉफिट ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, दैट इज़ 50,000। तो ये टोटल हो गया 4,60,000। इसमें से 40,000 निकल गया, बचा 4,20,000। ठीक, तो लीजिए ये हमारा राइट आंसर इज सी, 4,20,000। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 37। गिवन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज एंड सी ओ जी एस। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, परचेज इतनी है, सी ओ जी एस इतनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा। अब सी ओ जी एस का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास सी ओ जी एस कितना है, 7,50,000। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। परचेज को हम पी डिनोट कर देते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक को सी एस का नाम दे देते हैं। तो ये हो गया जी हमारा 7,50,000 सॉरी परचेजेस हमारी कितनी थी, परचेज तो हमने दो चीज़ें, सॉरी परचेज भी आउटसाइड वाले लिख दी, प्लस 9,30,000 परचेजेज है। ठीक है, तो ये हो गया जी 7,50,000 इजिकल टू ये 9,30,000 प्लस 1 लाख, 10,30,000 हो गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 7,50,000, ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया 10,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो ये आ जाएगा जी 10,30,000 माइनस 7,50,000, 2,80,000 माइनस में आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस के साथ माइनस कट गया, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2,80,000। ठीक है जी,
सो राइट आंसर इज ए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर 750 के। अब बैड डेट रिकवर की आपको पहले ही एंट्री बता चुका हूँ, कैश टू बैड डेट रिकवर, दैट इज बैड डेट रिकवर क्रेडिट हो जाता है हमारा। ठीक है जी। यहाँ पर हमारा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, इसलिए प्लीज़ इसको क्रॉस कर दीजिए, इसमें एक्चुअली में कुछ गड़बड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर में हमारे क्या है, सेल है 1,80,000, परचेज है 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक, जीपी 20% ऑन कोस्ट है। ठीक है जी, जीपी 20% ऑन कोस्ट है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर तरीका क्या है, कोस्ट पे बोला हुआ है तो लेट कोस्ट 100, तो जीपी कितना बोला हुआ है 20, कोस्ट का, कोस्ट कितनी 100, 100 का 20% 20, तो सेल हो गई हमारी 120। ठीक है जी, सेल कितनी होगी हमारी 120 हो गई। तो चलिए अब जीपी को ढूंढते हैं, जीपी भैया बाहर आ जाओ। सेल 180, ये अपने आप में कितने परसेंट है 120%। ठीक है जी, चाहिए हमें जीपी, जीपी कितना है 20, तो इंटू 20, तो लीजिए ये हमारा आ जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 20, 30,000 रुपये हमारा जीपी आ गया जी। जीपी भैया बाहर आ गए हैं, 30,000 रुपये जीपी आ गया। ठीक है जी, अब हमें जीपी नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फटाफट यहाँ पे हम डेबिट साइड के आइटम में लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ही बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 34,000 है। हम्म, परचेजेस हमारी कितनी है जी 1,60,000 है, और जीपी है हमारा 30,000, सेल है 180। ठीक है जी, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा ये हो गया जी 2,24,000, एक 60 और 30, एक 90, एक 90 और 34, 224, 224 में से एक 80 चला गया 44,000। यस, क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया 44,000। ठीक है जी, 44,000 इज द आंसर, दैट इज बी। ठीक है जी, करेक्ट। चलिए जी, ये अपने कॉपी उम्मीद है कर लिया होगा साथ साथ सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। एज ऑन 31 मार्च 2021 डेटर्स एंड एडिशनल बैड डेट, सॉरी ये रिपीट हो गया, वही 7,90,000 का 5%, 39,500। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है 70,000, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 70,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। अब आपको पता है कैपिटल जब इंक्रीज होती है, क्रेडिट हुई है, मतलब कोई आइटम क्रेडिट वाली इंक्रीज, क्रेडिट वाली आइटम ऐड हुई है। अब क्रेडिट वाली आइटम क्या होती है कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट होता है, एडिशनल कैपिटल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के बारे में तो बोला ही नहीं हुआ, उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट ही होगा। अगर उन्होंने पूछा होता विद ड्राइंग हुई है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमारा आंसर होता कि भाई 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल 70 थी, क्लोजिंग 90,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ है 20,000 रुपये का, जिससे 70 प्लस 20, 90,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल बन गई है।
तो 20,000 पे हमारा प्रॉफिट ऐड हुआ है। चलिए जी, आगे आगे। कैलकुलेट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, COGS दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस GP दे रखा है। तो चलिए, GP का फॉर्मूला क्या होता है जी? GP इज इक्वल टू सेल माइनस COGS। ठीक है जी, तो GP कितना है? 1500 रुपये है। सेल पता नहीं है, माइनस COGS 30,000 है जी। ठीक है जी। तो ये सेल, COGS माइनस 30,000 है, उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेल कितनी हो गई हमारी? 31,500 रुपये। ठीक है जी, 31,500 रुपये हो गई। बिल्कुल सिंपल, बाकी चीज़ों की नीड ही नहीं थी आपको अकाउंट बनाने की। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अच्छा, मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए थोड़े बहुत। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई हमने, कंप्लीट करी 1 अप्रैल 23 को। ठीक है जी, 1 अप्रैल 23 को बनाई, जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 56,50,000। 45,000 रुपीज़ इनकर हुए ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्परेरी हट्स। बिल्डिंग मटेरियल को, अब जो बिल्डिंग बनती है कई बारी, तो उसके लिए मान लीजिए सीमेंट की बोरियां लाए। सीमेंट की बोरियां लाए, तो सीमेंट की बोरियां रखने के लिए हमने एक सिर्फ ईंटों वाला एक छोटा सा कमरा बना दिया। ठीक है, तो जिसमें किस लिए बनाया था वो कमरा सिर्फ बनाया था कि भाई मटेरियल जो है, जो सीमेंट वगैरह है, वो गीला ना हो, उसको सलाब ना लगे। ठीक है, उसको वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो वो ख़राब होने से बचाने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा कमरा बनाया। वो देखा जाए, वो तो बाद में हटा ही दिया जाएगा। जो भी उस पर खर्चा होगा, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम खर्च किया है 6,500 का, पेड ऑन 5 अप्रैल 2023। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होता है हमारा? ये आपका 65,000 नहीं है यहाँ पर। आप इसको ठीक करिए ज़रा, ये 56,500 है। इसका 5 बीच में गायब हो गया है। ठीक है, 56,500 है। ठीक, तो 5 लगा लीजिए आगे। 56,500 पेड हुआ April 23 को। अब कैपिटल कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? मैंने आपको क्या बोला है? बिल्डिंग की कॉस्ट ऑब्वियस है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। 56,500 ये तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। अब रेवेन्यू कौन से बोले मैंने? जो टेम्परेरी हट बनाई हमने 45,000 की। एक ये हमारा, मैं ग्रीन पेन से कर देता हूँ, एक ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लस जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 5600 का, ये है। तो इन दोनों चीज़ों को प्लस कर देंगे, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 45,000 प्लस 56,500, दैट इज़ 1,01,500। 1,01,500। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 56,50,000 हो गया जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 56,50,000 एक ही जगह पे दिया हुआ है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है। ठीक है जी, तो ये हमारा सी आंसर हो गया जी। चलिए जी, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 45 पे। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023, डेटर ऑफ ए ट्रेडर। डेटर कितने हैं? 6,20,000 के। ठीक है, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट 15,000। मतलब ये बैड डेट अभी लेस करने बाकी हैं, तो 15,000 रुपये ये भी लेस कर दें, तो बचा कितना? 6,05,000 रुपये। ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट कितनी है? 5% है। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितनी है? 2%। अब आपको पता है, पहले हम लोग लेस करते हैं माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। 6,05,000 का
कितने परसेंट? 5%। 30,250 रुपये। ठीक है। 5,74,750। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, कितना? 2%। 11,495। तो ये हो जाएगा हमारा 5,63,255। ठीक है जी। सो राइट आंसर इज सी। उन्होंने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पूछा है ना? तो सी आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन इतनी है। ठीक है जी। प्रॉफिट कितना हमारा? 4,25,250। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता है चार्ज टू पी एंड एल है, ये हमारा होगा ही होगा लेस। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 42,000। तो ये हो गया जी 4,25,250 माइनस 42,000। 3,83,250 रुपीज़। ठीक है जी। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर क्या हो गया? कमीशन, मैनेजर कमीशन। ठीक है। चलिए, इफ़ द मैनेजर इज एंटाइटल टू ए कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आपको पता है हमारा जो कमीशन लगाने का तरीका क्या होता है? 5/105 है ना, क्योंकि आफ्टर है। अगर बिफोर होता तो जो 100 रुपये प्रॉफिट है ग्रॉस वाला उसी को ही लगता। अब ये दिखा जाए जो 5% नेट पे है, नेट मतलब ये कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया, तो इसका मतलब है बिफोर पे प्रॉफिट जो होगा वो 100 है, उसके ऊपर 5% कमीशन थी 5 रुपये, तो नेट कितना हो गया? 105 रुपये हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 3,83,250 इंटू 5/105, दैट इज़ 18,250। ठीक है जी, 18,250, दैट इज डी। राइट आंसर इज डी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अब 7,50,000 ही तो डिफरेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी के तो सिमिलर ही है। डेटर ऑफ ए ट्रेडर कितना है? 7,50,000। ठीक है, बिफोर राइटिंग बैड डेट, तो बैड डेट हो गए कितने के? 25,000 के। तो ये कितना हो गया? 7,25,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी है? 5%। तो 7,25,000 का 5% होता है 36,250। ये होता है 6,88,750 का 2%, 13,775। इस बार उन्होंने क्या पूछा है? नेट डेटर पूछा है। तो ये हो जाएगा जी 6,88,750 माइनस 13,775, दैट इज
6,74,975। ठीक है जी। सो राइट आंसर इज 6,74,975, दैट इज बी आंसर। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल रिटर्न, सेल, ये सब कुछ दे रखा है। जीपी कितना है? 25% ऑन कोस्ट, 25% ऑन कोस्ट दे रखा है। ठीक है जी, 25% ऑन कोस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीपी ही निकालते हैं। तो जीपी ऑन कोस्ट दे रखा है, तो कोस्ट को लेट कर लेंगे 100 प्लस 25 प्रॉफिट है, तो 125 हो गई सेल। तो सेल कितनी दे रखी है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, तीसरे नंबर पे सेल दे रखी है 280, 320, सॉरी, दूसरे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक, तीसरे नंबर पे सेल रिटर्न, चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे सेल दे रखी है, तो 24,20,000। ये अपने आप में कितना है? 125 है इंटू 25, तो ये हो गया जी जीपी 24,20,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, दैट इज 4,84,000। ठीक है जी, 4,84,000 इज द जीपी। ठीक है जी। अब आपके पास दो क्वेश्चन हैं बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और मुझे राइट आंसर बताइएगा इसमें से 49 और 50 में से कौन सा आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर मैं आपको 30 सेकेंड के बाद आपको इसका आंसर की भी दिखाता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर है। ठीक है, आपका सही था या नहीं। 49, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है जी। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका फिर करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ सही है या गलत। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।